डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और वो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कंसिडर होता है और ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा भी जाता है। इस पे तकरीबन आप समझ लें कि 2 से 2.5 लेक्चर आपके लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि एक डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ different energy and shape are mixed into each other and form न्यू ऑर्बिटल्स जिनको हम बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप is called hybridization. ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों, क्लियर तो होगी। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट, शेप डिफरेंट मिक्स हो जाएं और नए ऑर्बिटल बनाएं जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हो और उनकी एनर्जी और शेप सेम हो, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आपको समझाने के लिए बच्चों ये भी मैं कह सकता हूँ, जैसे घरों में हम चाय बनाते हैं तो बच्चों उसमें 4 ऑर्बिटल्स एक किस्म के मिक्स करते हैं। जैसे उसमें देखें हमारे पास वाटर है, मिल्क है, टी है यानी जिसे हम पत्ती कह रहे हैं, और मिल्क है। बच्चों इन सब को अगर हम मिक्स कर दें, चीनी है यानी आपके पास पानी, दूध और चीनी और पत्ती, इनको मिक्स कर दें, उसके बाद एक नई चीज़ जो बनती है, उस नई चीज़ को हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप कहते हैं एस ऑर्बिटल की अपनी शेप है, पी ऑर्बिटल की अपनी शेप है, डी ऑर्बिटल की अपनी शेप है, एफ ऑर्बिटल की अपनी शेप है। लेकिन अगर ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएं, इनकी एनर्जी भी चेंज है। सबसे कम एनर्जी एस की है, सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ की है। एस की एनर्जी कम होती है पी से, पी की एनर्जी कम होती है डी से, डी की एनर्जी कम होती है एफ से। इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। अगर ये आपस में मिक्स हो जाएं, नए ऑर्बिटल बना दें जिनकी एनर्जी और शेप सेम हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे लेवल पे वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे लेवल तक बच्चों एफएससी लेवल तक हम 3 टाइप्स इसकी डिस्कस करते होते हैं। तो हमारे पास इसकी टाइप्स क्या है, तो हम कहते हैं जी देयर आर 3 टाइप्स। हमारे लेवल पे 3 टाइप्स इसकी मौजूद हैं, जिसमें से हमारे पास एक टाइप है जिसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड टाइप हमारे पास है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरी टाइप हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। हम 1 बाय 1 इनको डिफाइन भी करेंगे और इनके एग्जांपल्स भी देंगे, यानी इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। लेकिन इनकी एप्लीकेशन और एग्जांपल से पहले बच्चों एक सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है, उसके लिए एक रूल पढ़ा रहा हूँ, ताकि हम पहले कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए उसकी हाइब्रिडाइजेशन की पहचान कर सकें, फिर हम उसको एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे। तो इसलिए इसमें नेक्स्ट में हेडिंग लगाने लगा हूँ रूल। बच्चों रूल क्या है, कैसे आप याद रख सकते हैं कि किस एलिमेंट की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमारे पास एक रूल है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड जिनको आप बच्चों बोलते हो, सेंट्रल एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड आपने देखने हैं, प्लस उसके साथ लोन पेयर देखने हैं आपने, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स देखने हैं। उनके मुख्तलिफ आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखता हूँ और लोन पेयर, उन दोनों को ऐड करता हूँ, पाई बॉन्ड का जिक्र नहीं है बच्चों, तो आंसर 2 आता है, तो मैं लिख दूंगा वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, उसका सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का आंसर सम इक्वल टू 3 आएगा तो मैं कहूँगा वो एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर हमारे पास आंसर 4 आ जाता है तो हमारे पास उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे तो हमारे पास इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, ये कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है, उनका आंसर भी 4 आता है। इसी तरीके से अगर आंसर 5 आ जाता है तो मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन कहूँगा dsp3 होगी जी। ये हमने पढ़नी तो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम के साथ अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऐड करने से आंसर 6 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी। और इसी तरीके से आंसर अगर 7 आ जाता है तो d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड सो ऑन। d कहाँ तक जा सकता है बच्चों? d मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, d5sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। sp4 क्यों नहीं होती? इसीलिए बच्चों sp4 नहीं होती क्योंकि p के टोटल 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। अच्छा, s के ऊपर स्क्वायर कहीं नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है s का डीजेनरेट ऑर्बिटल 1 है, तो इसलिए बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है और d सो ऑन d3sp3 तक जा सकता है। इसी तरीके से f की भी आगे हाइब्रिडाइजेशन होती है, d के साथ मिक्स हो जाता है इनके साथ, ये सो ऑन आगे चलती जाती हैं। लेकिन हम अपने लेवल को फॉलो करते हुए पहली 3 टाइप को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें से चंद एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, मेरे पास एक सेंट्रल एलिमेंट है, एटम है बेरिलियम, इसके साथ 2 क्लोरीन आ गए हैं। मैं आपसे कहता हूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने मुझे बतानी है, तो आपको पता है बेरिलियम का तल्लक सेकंड ग्रुप से है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों यूज़ किए हुए हैं, इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके पास 2 हैं। सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड 2 हैं, लोन पेयर इसके पास 0 हैं। आंसर मेरे पास 2 आ रहा है और हमें पता है कि आंसर अगर 2 आ जाए तो वो सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज होता है। इसका मतलब है BeCl2 में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब इसी तरीके से अगर मैं एक और मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, मैं आपसे कहता हूं इसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो बच्चों ये एसिटाइलिन या इथाइन का स्ट्रक्चर है और इसमें सेंट्रल एटम 2 हैं। इसलिए पहले सेंट्रल एटम को देख लें या दूसरे को देख लें, इस सेंट्रल को देखते हैं तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड आप देखें तो 1 और ये 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ये VBT में मैंने आपको बताया था। तो बच्चों इसमें एक सिग्मा, ऊपर 2 पाए हैं, उनको तो नहीं देखना, सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया, इधर भी सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कोई नहीं है, आंसर 2 आ रहा है, इसलिए ये आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करने से आंसर 2 आएगा, तो sp हाइब्रिडाइज होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है BF3 का, ये इसके अंदर सेंट्रल एटम की आपने मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इसके साथ सिग्मा बॉन्ड देखें तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 हैं और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। मुझे कैसे पता चल रहा है इसके पास लोन पेयर नहीं है? मुझे पता है कि बोरोन का तल्लक 3rd ग्रुप से है और इसने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए हैं, इसलिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। 3rd ग्रुप है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों बॉन्डिंग में यूज़ हुए हैं, लोन पेयर 0 है, आंसर 3 आ रहा है। अगर आंसर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी तरीके से बच्चों मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और वो है जी C डबल बॉन्ड C और इसके साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये आपके पास इथीन का स्ट्रक्चर है, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, 2 हैं सेंट्रल एटम, किसी एक को आपने देख लेना है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 है। पता कैसे चल रहा है? सिग्मा बॉन्ड इसके साथ देखें 1 ये 2 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल इस सेंट्रल एटम के पास 3 है। लोन पेयर 0 है, आंसर 3 आ रहा है, तो इसीलिए ये सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हम इस तरीके से sp को भी चेक कर लिया, sp2 को भी चेक कर लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ चंद एग्जाम्पल
और बता दें तो हम बच्चों इसकी चंद एग्जांपल यहाँ पे और देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि CH4 हमारे पास है, उसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बच्चों हमें पता है कि CH4 है, उसको हम ज़रा अरेंज कर लें। CH4 का स्ट्रक्चर ये हम बनाते हैं। अब इसके साथ सेंट्रल एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड कितने मौजूद हैं, 4, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, आंसर 4 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होगी, क्योंकि आंसर 4 आने पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अब इसी तरीके से बच्चों हम एक और मालिक्यूल देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आपने बतानी है। तो अब आपके पास इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर आप चेक करें तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास 3 है और लोन पेयर आपके पास 1 है, आंसर 4 आ रहा है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये सेंट्रल एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट एक मालिक्यूल है बच्चों मेरे पास, सपोज करें वो मुझे कहता है H2O का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हमने बतानी है। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं जी 2 और लोन पेयर नज़र आ रहे हैं 2, आंसर 4 आ रहा है। आंसर 4 आने पे इसको आप नाम दे देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों इसी तरीके से कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं जिनको हमने डिस्कस तो नहीं करना, लेकिन अगर हमें मल्टीपल चॉइस आ जाए तो उनके लिए भी हमारे जहन में होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ PCl5 है बच्चों, इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आप PCl5 में जाते हो तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड बताएं कितने हैं जी, 5 सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 हैं। लोन पेयर इसके पास कोई नहीं है क्योंकि सेंट्रल एटम का तल्लक 5th ग्रुप से है और इसके 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हुए हैं। आंसर 5 आएगा। अगर आंसर 5 आ जाए तो यहाँ हमने लिखा था हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं बच्चों कि इसकी एग्जांपल और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो SF6 का मालिक्यूल भी हमारे पास मौजूद होता है। अब हमने ये VBT है उसमें वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था इसका। तो इसमें मैं आपसे कहता हूँ सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका ताल्लुक 6 ग्रुप से है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए हैं। अब आप बताएं इसके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने नज़र आ गए, 6, लोन पेयर 0, आंसर 6 आ गया। 6 आने पे नाम क्या देंगे, D2sp3, यानी टोटल देखें D2 होंगे, S1 होगा, P3 होंगे, टोटल 6 हो गए। तो बच्चों ये हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक हमारे पास IF7 भी होता है बच्चों, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड कंपाउंड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप इस रूल के मुताबिक निकाल सकते हो और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मैं इसी तरीके से बच्चों आपसे कहूँ कोई आइन आ जाए पेपर में, उस आइन की हाइब्रिडाइजेशन बता दें। जैसे 2-3 आइन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास 1-2 आइन को देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कार्बोनेट आइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो कार्बोनेट आइन का स्ट्रक्चर मुझे आना चाहिए। कार्बोनेट आइन ये होता है बच्चों, हम लिखते हैं ना CO3-2 चार्ज ऊपर लिखते हैं। तो बेसिकली तो इसका ये स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड चेक करें, 1, 2 और 3 हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हैं, लोन पेयर 0 है, आंसर 3 आ रहा है। तो आप कहेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि आंसर 3 आने पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरीके से बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास सल्फेट आइन है, उसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो सल्फेट आइन SO4-2 होता है, उस सल्फेट आइन की हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखें ये सल्फेट आइन है, SO4-2 आइन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं 1, 2 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, इधर भी डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, लोन पेयर 0 है, आंसर 4 आ रहा है, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो बच्चों इस उम्मीद है कि आप आइन की हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं बच्चों फॉर्मएल्डिहाइड, हमारे पास एक मालिक्यूल है फॉर्मएल्डिहाइड का मालिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दें तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1, 2 और 3 हैं, तो इसलिए लोन पेयर 0 है, आंसर 3 आएगा। आप इसका नाम दे देंगे जी sp2 हाइब्रिडाइज है ये, यानी एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी टाइप की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।